हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में, जो कि है इंडिया के बारे में और इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, और हम सबसे रिलेट करता है, दैट इज द रिसेशन विच इज गोइंग टू कम इन इंडिया। तो इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे पार्ट्स कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि 1947 से लेकर आज 2020 तक क्या कभी इंडिया में रिसेशन आया है। अगर रिसेशन आया तो उनके क्या रीजंस थे। रीजंस के साथ साथ हम ये भी जानने वाले हैं कि उनके क्या इफ़ेक्ट्स पड़े थे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली ये भी बताने वाला हूँ कि जॉब्स पे, बिजनेसेस पे, इस सब चीज़ों का क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। और एक चीज़ और, मैं आपको शायद एक डेडलाइन दूंगा, एक डेट आपको शायद बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कब से लेकर इंडिया में बेसिकली कोरोना वायरस थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि गोल्डमैन सैक्स ने एक चीज़ इंडिया के बारे में क्लेम करी है कि इंडिया का जीडीपी 5% के स्तर पे गिरने वाला है, यानी कि 5% गिरेगा इंडिया का जीडीपी। लेकिन आईएमएफ ने इसका एक बहुत अच्छा जवाब दिया है। आईएमएफ ने इस चीज़ की गारंटी दी है, इनका ये कहना है कि ऑलमोस्ट इंडिया का जीडीपी गिरने की जगह 1.9% बढ़ेगा, यानी कि जो करंट जीडीपी है 4.7% का, वो बढ़ के ऑलमोस्ट आप लगा के चलिए 6.6% हो जाएगा। ये आईएमएफ ने बेसिकली एक अपनी तरफ से घोषणा करी है। अब हम चलते हैं उस फैक्टर के ऊपर कि रिसेशन बेसिकली होता क्या है और वो कैसे इम्पैक्ट करता है वो वर्ल्ड पे या किसी कंट्री पे। देखिए, रिसेशन की कोई पर्टिकुलरली कोई डेफिनेशन नहीं है। रिसेशन एक ऐसा फेज है जिसके अंदर किसी भी देश की इकोनॉमी जो है स्लो डाउन हो जाती है या इकोनॉमिकली देश वीक हो जाता है। रिसेशन की एक डेफिनेशन ये कही जाती है कि किसी भी 2 क्वार्टर्स में अगर लगातार जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में जाए तो उसको रिसेशन का फेज बोला जाता है। देखो, 12 महीने में से 4 क्वार्टर्स होते हैं, 3 महीने को एक क्वार्टर बोला जाता है। अब इंडिया का जो फर्स्ट क्वार्टर होता है दैट इज अप्रैल, मई एंड जून, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर का इंडिया का अप्रैल, मई, जून होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम इस डेफिनेशन को लेकर चल सकते हैं कि किसी भी क्वार्टर में या किसी 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में, कंसेक्यूटिव मतलब फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, या फोर्थ क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, इन क्वार्टर्स में अगर कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में अगर नेगेटिव में जीडीपी जाती है तो उसको हम रिसेशन का फेज बोलते हैं। लेकिन मैं इसमें आप रिसेशन की एक दूसरी डेफिनेशन भी आगे चल के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे साथ ट्यून रहिएगा, क्योंकि आप इस फैक्टर से निकल के शायद आप एक नया फैक्टर भी जानेंगे रिसेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं इंडिया में 1947 से लेकर, यानी कि इंडिया जब से आज़ाद हुआ था तब से लेकर अभी तक, क्या इंडिया में कभी रिसेशन आया है या इंडिया में कभी नेगेटिव में जीडीपी गई है? जी हाँ, इंडिया में नेगेटिव में जीडीपी गई है। सबसे पहले गई थी 1957-58 में, उस टाइम पे -1.2% हमारी जीडीपी चली गई थी। फिर हमारी गई 1965 से लेकर 66 में, जहाँ पे -3.7% हमारी जीडीपी चली गई थी। फिर 1972 से लेकर 73 में, उस टाइम पे हालांकि माइनस में बहुत कम गई थी, 0.3% माइनस में गई थी, लेकिन फिर भी गई थी। और सबसे बड़ा जो नेगेटिव हमारी जीडीपी गई थी वो उस टाइम गई थी 1979-1980 में। ये सबसे बड़ी गिरावट मानी जाती है इंडिया में, मतलब सबसे ज़्यादा नेगेटिव में जब जीडीपी हमारी गई थी तो वो यही था 1979-1980 में। अब उसके रीजंस क्या रहे कि 1980 तक जो भी गिरावटें आई हैं, यानी कि नेगेटिव में हमारी जीडीपी गई है, उसके क्या रीजंस थे? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ रीजंस की, ये मैं बात कर रहा हूँ 1991 से पहले की। ये सब रीजंस जो मैं आपको दूंगा अभी, ये नेगेटिव में जाने की 1991 से पहले के दूंगा। तो क्योंकि 1991 में तो हमने बहुत सारी नई चीज़ें ऑप्ट कर ली थी। लिबरलाइजेशन हमने ऑप्ट कर लिया था, ग्लोबलाइजेशन हमने ऑप्ट कर लिया था, प्राइवेटाइजेशन हमने ऑप्ट कर लिया था। तो बहुत सारी नई नई चीज़ें 1991 में बेसिकली इंडिया में एंटर हो गई थी। तो मैं जो आपको रीजंस देने वाला हूँ वो 1991 से पहले के देने वाला हूँ। देखो, जब भी 1991 से पहले इंडिया की जीडीपी नेगेटिव में गई, उसके 2 बहुत बड़े रीजंस थे। पहला रीज़न था क्रूड ऑयल। इंडिया की इकोनॉमी जो है क्रूड ऑयल पे बहुत डिपेंड करती थी। जब भी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता था, तभी एकदम से इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट आता था। एक तरीके से कह ले तो एक बहुत बड़ा झटका इंडिया को लग जाता था उस टाइम पे। और दूसरा रीज़न ये था, 1965 से पहले इंडिया के अंदर अनाज पैदा करने की कैपेसिटी बहुत कम थी। ये ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले की बात है। उसके बाद हमने ग्रीन रेवोल्यूशन और बहुत कुछ हम ले आए थे, लेकिन उससे पहले हम लोग खुद के देश के वासियों के लिए भी अनाज पैदा नहीं कर पाते थे, और हम यूएस पे बेसिकली डिपेंडेंट थे इस तरीके के अनाज के लिए। बेसिकली खाने के लिए हम यूएस पे डिपेंडेंट थे।
और भी बहुत सारे रीजंस थे। 1957-58 में हमारा इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, 1965 में, 1966 में हमारा चाइना से वॉर हुआ था, 1979-1980 में ओपेक का गठन हुआ था जिसमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इस वजह से हमारे को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, इतना ज़्यादा हमारा नेगेटिव में जीडीपी चला गया था। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है कि मैंने बोला कि 1979-1980 के बाद हमारी जीडीपी कभी नेगेटिव में नहीं गई। तो क्या 1991 के बाद हमारी जीडीपी कभी नेगेटिव में गई नहीं? जी हाँ, हमारी जीडीपी कभी नेगेटिव में गई ही नहीं है 1991 के बाद। तो हम इतना क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं अपने देश को कि यार यहाँ पे काम नहीं है, यहाँ पे बिजनेसेस नहीं है, यहाँ पे जॉब्स नहीं है? ये सब भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखो 1991 के बाद रिसेशंस तो आए हैं। अब आप एक चीज़ को समझिए कि जो मैंने पिछली डेफिनेशन आपको बताई थी कि किसी भी 2 क्वार्टर में, कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में अगर जीडीपी नेगेटिव में जाती है तो उसको रिसेशन बोलते हैं। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट इस रिसेशन की डेफिनेशन कुछ और भी बताते हैं। वो ये बताते हैं कि जीडीपी का नेगेटिव में जाना कंपल्शन नहीं है रिसेशन आने के लिए। अगर आपकी जीडीपी बहुत अच्छी चल रही है और उसमें एकदम से गिरावट आती है तो उसको भी रिसेशन फेज बोलते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। 1999 में हमारी जीडीपी थी ऑलमोस्ट +9% और 2002 से लेकर 2003 के फेज में हमारी जीडीपी 9% से गिर के 4% पे आ गई थी। 5% की गिरावट देखी गई थी। उसको भी इकोनॉमिस्ट ने बेसिकली एक रिसेशन फेज कहा था। उस टाइम पे बिजनेसेस बहुत एक्सप्लॉइट हो गए थे, बहुत ज़्यादा बिजनेसेस खराब हो गए थे, लोगों की जॉब्स बहुत गई थी। इंडिया में एक तरीके से भुखमरी का दौर आ गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल करा एंड वी हैव ओवरकम दैट फेज। अब उसके बाद हम एक चीज़ और देखते हैं कि क्या पुरानी वाली डेफिनेशन सही है या नई वाली डेफिनेशन सही है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। या नेगेटिव वाली डेफिनेशन सही है या गिरावट वाली डेफिनेशन सही है? देखिए मैंने आपको बताया रिसेशन की कोई डेफिनेटली कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है कि दिस इज कॉल्ड रिसेशन। हर एक इकोनॉमिस्ट रिसेशन को अपने हिसाब से डिफाइन करता है। अब हम बात करते हैं कि 2000 से लेकर 2003 के बीच में जो रिसेशन बेसिकली आया था उसका रीज़न क्या था? देखिए ये रीज़न थोड़ा सा हटके है जो अभी तक लोगों को नहीं पता। इसका बहुत बड़ा रीज़न है एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जो है ना वो डिपेंड करता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ पे। अब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ कौन सी हो गई? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ आपकी इंडोनेशिया हो गई, मलेशिया हो गई। इस टाइप की कंट्रीज़ को जो इस जगह पे पड़ती हैं बेसिकली वर्ल्ड में, उसको हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ बोल सकते हैं। मैप पे जाकर देख भी सकते हैं, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। अब वहाँ का रिलेशन इंडिया से कैसे हुआ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ जाता है। देखिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ने उस टाइम पे सन 2000 से लेकर 2003 में एक्चुअली उन्होंने करा क्या था, उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI बहुत तेज़ी से अलाउ कर दिया था अपनी कंट्री में। यानी कि फॉरेन कंपनीज उनकी कंट्रीज़ में बेसिकली इन्वेस्टमेंट करना उन्होंने शुरू करवा दिया था। लेकिन तो थोड़े ही टाइम के बाद हुआ क्या कि जो उनकी कंट्री से डॉलर्स वापस जाने शुरू हो गए। अब जैसे ही डॉलर्स वापस जाने शुरू हुए तो उसका बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ा इंडिया की करेंसी के ऊपर, यानी कि रुपीज़ के ऊपर बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ा। जैसे ही रुपीज़ पे ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ा, उसकी वैल्यू गिरनी शुरू हो गई, तब इंडिया ने एकदम से अपना रेपो रेट बढ़ा दिया। अब रेपो रेट का डायरेक्ट लिंक होता है लोन से। अगर रेपो रेट किसी भी कंट्री की करेंसी का बढ़ाया जाता है तो लोन्स की जो बेसिकली इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ जाता है। अब जब लोन्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने लोन्स ले रखे थे उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई। साथ में जो MSMEs थी या मीडियम या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी जो लोन लेना चाहती थी अपने बिजनेस के लिए, वो लोन नहीं ले सकती। इतना ज़्यादा हाई लोन इंटरेस्ट रेट चुकाना बहुत मुश्किल है। तो लोन्स के एकदम से इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए। इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो नए नए बिजनेसेस लगने बंद हो गए। बिजनेसेस लगने बंद हो गए तो जॉब नई नई निकलनी बंद हो गई। और जो पुरानी जॉब्स थी वो हायर इंटरेस्ट रेट्स के कारण लोगों ने उनको निकालना शुरू कर दिया अपने खर्चे घटाने के लिए। दिस इज व्हाट हैपेंड इन 2000 to 2003। अब उसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसे रिसेशन के बारे में सबको पता है। जहाँ तक कि स्कूल के बच्चे से ये पूछ लोगे, 6th-7th क्लास के बच्चों से ये पूछ लोगे तो शायद उनको भी आइडिया होगा कि 2008 में भी रिसेशन आया था। उनको शायद पूरा आइडिया ना हो कि रिसेशन होता क्या है, बट उनको पता होगा कि हाँ 2008 में कुछ ना कुछ रिसेशन आया था। अब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, पूरे वर्ल्ड में बेसिकली ग्लोबली रिसेशन आया था। उस टाइम पे इंडिया ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट करा था, वो ये था कि बाकी देशों की जीडीपी जो है वो नेगेटिव में चली गई थी, लेकिन हमारी जीडीपी नेगेटिव में नहीं गई थी। 2007 में हमारी जीडीपी जो थी वो 9% तक पहुंच गई थी, और एक क्वार्टर में तो हमने डबल डिजिट छू लिया था, यानी कि 10% हमारी पहुंच गई थी जीडीपी। लेकिन 2008 में 9% से एकदम से गिर के 4% पे आ गई थी, यानी कि सीधा 5% की गिरावट हमारी जीडीपी में देखी गई थी। फिर उसके बाद दोबारा ये हुआ 2011-12 में, दोबारा 9% से गिर के सीधा 5%, यानी कि 4% की गिरावट आ गई। उसके रीजंस ये थे फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट,
इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ ट्यून अप रहना नेक्स्ट वीडियो तक, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आप इस चीज़ के बारे में जान पाओ कि फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट बेसिकली होता क्या है। लेकिन 2011 और 12 में 11% का इन्फ्लेशन आ गया था। आपने शायद, आपको याद होगा कि उस टाइम पे लोगों ने बहुत ज़्यादा रिवोल्ट करा था कि कांग्रेस सरकार ने बहुत ज़्यादा अपना इन्फ्लेशन बढ़ा दिया है, इंडिया में बहुत चीज़ें महंगी हो गई हैं, कांग्रेस को हमें हटाना चाहिए। उस टाइम पे बेसिकली स्कैम्स भी कुछ हमारे बाहर आए थे, जिसकी वजह से लोगों ने माना था कि ये स्कैम्स भी बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं इतनी ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन के लिए। तो ये भी एक 2011-12 का जो था, ये बेसिकली रिसेशन फेज था, यहाँ पे 9% से गिर के 5%। अब हम दोबारा इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले तो हमने 2000 से लेकर 2003, 1991 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। 1999 में हमारी जीडीपी जो थी वो 9% थी। 2000 से 2003 के बीच में दोबारा एकदम से बहुत ज़्यादा गिरी। उसका रीज़न था बेसिकली एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। फिर हमारी गिरी 2008 में, जो कि हमारा था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। फिर हमारी गिरी 2011 और 12 में। हर जगह बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक गिरा, 9% से 4% है, 9% से 5%। अब आप इस चीज़ को देखिए, ये सब रिसेशंस बोले तो जाते हैं। तो पहली वाली डेफिनेशन जो थी नेगेटिव में जाने की जीडीपी को, वो क्या यहाँ पे अप्लाई होती है? वो इम्प्लाई नहीं होती। लेकिन जो दूसरी डेफिनेशन है कि क्वार्टर्स के अंदर या किसी भी कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के अंदर या एनुअली अगर किसी कंट्री की जीडीपी बहुत ड्रास्टिकली गिरती है तो उसको हम रिसेशन फेज कहते हैं। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन निकल रहा है यहाँ से, और मैं चाहता हूँ उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, क्योंकि मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं कि रिसेशन बेसिकली होता क्या है। और मैंने पिछला मतलब 1947 से लेकर अभी तक मैंने आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करी है। तो आई वांट कि इस क्वेश्चन का जवाब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दो। देखिए, 2014 में इंडिया की जीडीपी 9% थी, जिस टाइम पे बेसिकली बीजेपी सरकार हमारी आई थी। अभी 2020 में, यानी कि 23 मई 2020 को, करंट जीडीपी जो पिछले क्वार्टर के हम लेकर चल रहे हैं, दैट इज 4.7%, यानी कि 9% से 4.7%। और इस क्वार्टर में अप्रैल मई जून में हमारी जीडीपी 110% नेगेटिव में जाने वाली है। देखो, आईएमएफ क्या कहता है, कौन क्या कह रहा है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं आपको अपनी रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूँ, अपनी एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ कि हमारी जीडीपी जो है 110% नेगेटिव में जाने वाली है। यानी कि पिछले 29 सालों में जो नहीं हुआ वो सन 2020 में होने वाला है। तो अगर हमारी जीडीपी नेगेटिव में जाती है, जो कि मुझे लग रहा है अराउंड -1.5% जाएगी, तो क्या इस फेज को, यानी कि 2014 से लेकर 2020 में जो ये गिरावट आई है ऑलमोस्ट 4.3% की, क्या आप इसको रिसेशन फेज कहोगे? और फिर 2020 में ही राइट फ्रॉम 4.7% टू -1.5% अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं, तो क्या आप उसको रिसेशन का दौर कहोगे? तो आप एक चीज समझिए, 2014 से लेकर अगर हम बात करें 2020 में, राइट फ्रॉम 9% टू -1.5%, आप इसको क्या रिसेशन का दौर कहोगे? और अगर ये रिसेशन का दौर है तो हमें अब क्या ऐसा करना चाहिए कि हम रिसेशन से बाहर निकल जाएं? देखिए, ये इंडिया की हिस्ट्री में रहा है कि जब जब इंडिया में रिसेशन आया है तो वो ज़्यादा लंबा नहीं चला। लेकिन अगर हम इसको रिसेशन बोलते हैं तो ऑलमोस्ट 6-6.5 साल का तो रिसेशन हो चुका है ये। और 2020 में कोरोना वायरस की वजह से मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इंडिया रिसेशन से बाहर निकल जाएगा। तो 2021 ही लेकर चलते हैं, 2014 से लेकर 2021, यानी कि 7 साल का स्पैन, बहुत लंबा हो जाएगा ये तो रिसेशन। फिर तो आपको क्या लगता है कि ये रिसेशन से हम लोग कब तक बाहर निकल के आने वाले हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो हम 2021 लास्ट तक हम लोग इस रिसेशन से डेफिनेटली 110% बाहर निकल जाएंगे। मेजरली अगर मैं आपको कहूँ तो जो चेंजेस आएंगे वो इकोनॉमी में आएंगे, लेकिन उस चेंज को लाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा यह मैं आपको डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। एक और वीडियो कल या परसों में डलने वाली है जो बेसिकली कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन का जवाब, यानी कि 9% से -1.5% का क्वेश्चन का जवाब मेरे को दीजिएगा कि ये रिसेशन का फेज होगा या नहीं होगा। दूसरी बात, इस रिसेशन में क्या क्या चेंजेस इंडिया में आएंगे, क्या जॉब्स जाएंगी, क्या बिजनेसेस बंद होंगे, क्या कुछ इंडिया में बंद होगा, क्या फॉरेन फ्रेंचाइजीज खत्म होंगी, क्या एफडीआईज इंडिया में कम हो जाएंगे, क्या इंडिया की और बुरी हालत हो जाएगी या इंडिया यहाँ से रिकवर कर जाएगा। अगर इंडिया रिकवर कर जाएगा तो इंडिया कब तक यहाँ से रिकवर कर जाएगा। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन की, कोरोना वायरस के टाइम की। देखिए, गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि हमने 20 लाख करोड़ का एक राहत पैकेज आपको दिया है। देखिए गाइस, जब भी जीडीपी नेगेटिव में गई है, रेपो रेट बढ़ा है करेंसी को मेंटेन करने के लिए, लोन्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें किसी रिपोर्टर ने बेसिकली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से ये बात कही थी कि 20 लाख करोड़ में एक मिडिल क्लास आदमी के लिए आप लोन्स पे कुछ काम करिए। तो उन्होंने एक सिंपल सा जवाब दिया था, ओके। अब उसके पीछे क्या रीज़न था वो जानती हैं, लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि
क्या ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए? देखिए गाइज, इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी खिलाएगी। लोग ये आपको बात बोल रहे होंगे कि इस टाइम पे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दो, मार्केट डाउन है, कल को मार्केट बढ़ेगी। गाइज, इस टाइम पे कोरोना वायरस बहुत बुरी तरीके से इंडिया में फैल रहा है एंड बिलीव मी, कहीं से भी सच्ची न्यूज़ आपको नहीं मिलेगी। ये फैक्ट है कि कहीं से भी कोई भी बंदा आपको सही न्यूज़ नहीं देगा। हर एक गवर्नमेंट ये काम कर रही है कि ताकि यहाँ पे एक तरीके से पैनिक ना क्रिएट हो जाए। दे आर हाइडिंग द नंबर्स फॉर आवर बेनिफिट। तो प्लीज़ घर से बाहर कम से कम निकलिए और इस टाइम पे कहीं भी इन्वेस्टमेंट्स मत करिए। डोंट लिसन टू द पीपल फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स राइट नाउ। दिस इज़ अ वेरी हाई टाइम, यू शुड सेव योर मनी फॉर द फ्यूचर। क्योंकि अभी हम नहीं कह सकते कि इंडिया से ये कोरोना वायरस जुलाई में जाएगा, अगस्त में जाएगा। देखिए, एनालिसिस के हिसाब से, रिपोर्ट्स के हिसाब से 21 जून से इसका इफेक्ट कम होना शुरू हो जाएगा एंड मोस्ट प्रॉब्ली ये 15 जुलाई तक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एम्स के जो डायरेक्टर हैं वो ये बात कह रहे हैं कि जुलाई में या जून एंड में ये पीक पे होगा। तो हर एक बंदा अपने अपने हिसाब से एनालाइज करके स्टडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन मैं आपसे ये चीज़ कहूँगा कि प्लीज़ अपने पैसे को संभाल के रखिए और अपना खर्चा कम से कम करिए। डोंट लिसन टू दिस पीपल फॉर मेकिंग सच इन्वेस्टमेंट्स। डोंट इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट राइट नाउ। कीप योर मनी सेफ एंड इन योर हैंड, इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो गाइस, इसी चीज़ से मैं आपको इस वीडियो को एंड करता हूँ एंड डोंट फॉरगेट, उस क्वेश्चन का जवाब मैं वो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली उस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ आपको। तो प्लीज़ उस वीडियो का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो वीडियोज़ अब आने वाली हैं ऑलमोस्ट 1-1.5 हफ्ते में, और बहुत इन्फॉर्मेशन बेस्ड होने वाली हैं। बहुत कुछ मैं आपको ऐसा बताने वाला हूँ जो कि अभी तक यूट्यूब में किसी वीडियो में कवर नहीं करा है, किसी मीडिया चैनल पे वो न्यूज़ नहीं है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ही नई चीज़ आपके लिए सीखने के लिए होने वाली है। तो चलिए गाइस, टिल देन बाय।